बच्चों, कैसे आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 25 अनुच्छेद लेखन। करते हैं इसकी शुरुआत। अनुच्छेद लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। अनुच्छेद में किसी विषय पर कम से कम शब्दों में अपने विचार व्यक्त किए जाते हैं। अनुच्छेद लिखते समय किसी प्रकार की भूमिका या उपसंहार की आवश्यकता नहीं होती, सीधे ही विषय आरंभ कर दिया जाता है। अनुच्छेद रोचक होना चाहिए ताकि पाठक की उत्सुकता बनी रहे। ठीक है। अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों को अवश्य ध्यान में रखना चाहिए। नंबर पहला है, अनुच्छेद के विषय पर अच्छी तरह से सोच विचार करना चाहिए। नंबर 2, मुख्य बिंदु को ध्यान में रखना चाहिए। नंबर 3, सरल और व्यवहारिक भाषा में ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। और नंबर 4 है, 100 से 150 शब्दों में ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। ठीक है। चलिए, पहला अनुच्छेद है हमारा प्रदूषण, मानव जाति के लिए खतरा। ठीक, पृथ्वी पर समस्त प्राणी अपनी वृद्धि व जीवन क्रम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए संतुलित पर्यावरण पर निर्भर रहते हैं। दूषित वातावरण में निवास, दूषित जल का सेवन, मिलावटी भोजन और दूषित वायु सब मिलकर अस्वास्थ्यकारी परिस्थितियों को जन्म देती है। प्रदूषण की समस्या मानव जाति के लिए एक बड़ा खतरा है। दूषित वायु सांस के साथ हमारे शरीर में प्रवेश करके अनेक रोगों को जन्म देती है। प्रकृति वातावरण को शुद्ध बनाए रखने में तल्लीन रहती है। जो ही मनुष्य प्रकृति में हस्तक्षेप करने लगता है, वातावरण में गंदगी फैलने लगती है। यदि मानव प्रकृति के कार्य व्यापार में हस्तक्षेप न करे तो प्रकृति में संतुलन बना रहे और किसी भी स्थिति में सृष्टि के स्वास्थ्य में बिगाड़ आ ही ना पाए। ठीक है। इस तरह हमारा एक अनुच्छेद पूरा होता है। दूसरा है राष्ट्रीय मंडल खेल। खेलों का आयोजन स्वरूप परंपरा का प्रतीक है। इससे विश्व में परस्पर एकता, मैत्री का विकास होता है। भारत की राजधानी दिल्ली में अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय मंडल खेलों का होना निश्चित हुआ। हमारे देश में इससे पूर्व एशियाई खेलों का सफलतापूर्वक आयोजन हो चुका था। राष्ट्रमंडल खेलों की जोर शोर से तैयारियां चल रही थी। दिल्ली वासियों व प्रशासन का उत्साह देखते ही बनता था। दिल्ली विकास प्राधिकरण यमुना नदी के तट पर एक खेल गांव का निर्माण कर रहा था, जिसमें खिलाड़ियों के लिए सभी सुविधाएं जुटाने का प्रयास किया जा रहा था। दिल्ली में पहले से बने स्टेडियम, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, तालकटोरा स्टेडियम, नेशनल स्टेडियम आदि का भी नवीनीकरण हो रहा था। सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की जा रही थी। इन खेलों के लिए भारत का चुनाव हम सभी देशवासियों के लिए गर्व की बात है। नंबर 3 पर है भ्रष्टाचार, एक बड़ा नासूर। करते हैं इसकी शुरुआत। आज के भौतिकवादी युग में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में धन को महत्व दिया जा रहा है। समाज में धर्म, कर्म की अपेक्षा धन को सम्मानित किया जा रहा है। धन की इस कदर महत्ता के फलस्वरूप जमाखोरी, कालाबाजारी, तस्करी, टैक्स चोरी, रिश्वतखोरी आदि भ्रष्टाचारी कृत्य करने में मानव तनिक भी हिचकिचाहट महसूस नहीं करता। भ्रष्टाचार देश व समाज की जड़ों को खोखला कर रहा है। हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कहा था, भ्रष्टाचार एक बड़ा नासूर है, अतः इस पर हमें चारों ओर से हमला बोलना होगा। भ्रष्टाचार दूर करने के काम में लाखों अच्छे लोगों का सहयोग प्राप्त करना होगा। भ्रष्टाचार को
समाप्त करने के लिए हमें शीर्षस्थ नेताओं एवं अधिकारियों से श्री गणेश करना होगा, तभी हम सही अर्थों में देश का विकास करने में सफल होंगे। ठीक है, आगे है आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? समय समय पर प्रकृति कुपित होकर अपना प्रकोप दिखाती रही है। प्रकृति को हम अतिवृष्टि, अनावृष्टि, बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी, समुद्र तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं के रूप में देख सकते हैं। इन सब से पूरी तरह छुटकारा पाना शायद पाना मनुष्य के हाथ में नहीं है। व्यक्ति चाहे प्रकृति पर विजय पाने पर ही दावा क्यों ना किया करे, आज भी प्रकृति उसके नियंत्रण में नहीं है। किसी देवी विपत्ति के आने पर जो उपाय किए जाते हैं उन्हें आपदा प्रबंधन के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के प्रबंधन आज के युग में अति आवश्यक है, क्योंकि आजकल इस प्रकार की देवी आपदाएं प्राय आती रहती है। आपदा प्रबंधन के अंतर्गत विशेषज्ञों एवं अधिकारियों की एक टीम बनाई जाती है, जो किसी भी प्राकृतिक आपदा के पड़ने पर या उसकी संभावना होने पर उस पर नियंत्रण पाने, लोगों को राहत दिलाने, राहत के उपाय आदि का प्रबंध करती है। आज प्रत्येक देश में इस प्रकार की व्यवस्था हो गई है। ठीक है, आगे है जहां चाहा वहां राह। कहते हैं ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति मानव है। क्या है? मानव। उसके पास एक ऐसी चीज है जो अन्य जीवों के पास नहीं है। वह एक सोच विचार कर कर्म की अद्भुत शक्ति है। वह अपनी बुद्धि से सोच विचार कर किसी भी असंभव कार्य को संभव करने की क्षमता रखता है। यही कारण है कि कभी जंगलों में भटकने वाला मानव आज अन्य ग्रहों तक पहुंच गया है और निरंतर आगे बढ़ना चाहता है। उसकी यह आगे बढ़ने की इच्छा ही उसको आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। उसकी प्रगति की राह पर चाहे कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, वह उन सब पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ता है। मन की चाह असंभव को संभव बनाने की क्षमता रखती है। इसलिए कहा भी गया है, जहां चाह होती है वहां राह भी होती है। ठीक है, आगे है पुस्तकालय। पुस्तकें ज्ञान का भंडार होती है। पुस्तकालय में अनेक पुस्तकें एक ही स्थान पर उपलब्ध होती है। अतः यदि इसे ज्ञान का सागर कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। किसी भी विषय के बारे में जानना हो तो पुस्तकालय की शरण ली जा सकती है, क्योंकि इतनी अधिक पुस्तकों को हम खरीद नहीं सकते। पुस्तकालय में जाकर हम अपने ज्ञान में निरंतर वृद्धि कर सकते हैं। हर विद्यालय, कॉलेज आदि में पुस्तकालय होते हैं। पुस्तकालय में जाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि पुस्तकों को गंदी ना करें, शांत रहें, अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़कर समय का सदुपयोग करें तथा पुस्तकालय के नियमों का पालन करें। जीवन में प्रगति के लिए पुस्तकालय बहुत उपयोगी होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।